हेलो एवरीवन, आई एम लीना महंता फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग इंजीनियरिंग फिजिक्स एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कंसिडर ए मास अटैच टू ए स्प्रिंग। ठीक है, अब अगर इस मास को हम खींच के छोड़ दें तो कुछ इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मान लो दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द बॉक्स ओ। जब हम उसको खींचते हैं देन इट विल कम टू पोजीशन ए। वापस से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। फिर उसके बाद वो अगेन ड्यू टू इनर्शिया बी पोजीशन पे आएगा एंड टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा। राइट, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। बट जब रिस्टोरिंग फोर्स जो है, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट जो हो गया मीन पोजीशन से वो x है, अगर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो x पे डिपेंड करता हो, रिस्टोरिंग फोर्स F डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, ये तब हम क्या बोलेंगे, इट कैन बी सिंपल हार्मोनिक। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स हो इट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम चीज देखो लिखा है, क्राइटेरिया फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। द रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो गिवन मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स and this results in oscillatory motion known as simple harmonic motion. Let's see next question क्या है। In a RCL circuit, RCL मतलब resistor, inductor and capacitor circuit. Inductance is 5 mH, the capacitance is 6 mu f and the resistance is 200 omega. So sorry 200 ohm. Then इज द सर्किट अनडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड। ये तीनों को चेक करने के लिए हमें दो चीज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक होता है आर स्क्वायर एंड दूसरा होता है 4L/C। इन दोनों का वैल्यू निकालने के बाद हम कंपेयर करने से जाके हमें पता चलेगा वो क्या है। जो आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 200 ओम। ठीक है, तो आर स्क्वायर हम क्या निकाल देंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर दैट इज 40,000। 4L/C है ना, 4L, L का वैल्यू दिया है, इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है 5 mH एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है दैट इज 6 mu f। तो हमने पुट कर दिया L के जगह पे 5 × 10⁻³ बाय 6 × 10⁻6 और यहाँ पे 4। फाइनली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 4L/C का वैल्यू आता है 3333.33, जो कि आपका आर स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आर स्क्वायर है इट इज ग्रेटर देन 4L/C एंड उससे हमें क्या पता चलता है, द सर्किट इज ओवर डैम्प्ड। तो ये ना ही अंडर डैम्प्ड है, नॉट ऑल्सो क्रिटिकली डैम्प्ड, बट इट इज ओवर डैम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है, देखो एक वेव फ्रंट, जब हम एक पत्थर डालते हैं पॉन्ड पे तो आपने देखा होगा कि जो वेव्स हैं वो कुछ स्फीयर के फॉर्म में होके निकलते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। मान लो अगर ऐसा है, डन, ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, उससे वेव्स जनरेट होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। तो मान लो ये एक वेव फ्रंट है, तो हाइगेन्स क्या बोले थे कि जो वेव फ्रंट होता है इसका एवरी पॉइंट एक डिस्टरबेंस होता है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है जो कि वेवलेट्स फॉर्म करते हैं, छोटे छोटे वेवलेट्स में वेव फॉर्म्स बनाते हैं। अब इन वेवलेट्स जो है उसका टेंजेंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें जो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा उसका शेप एंड पोजीशन पता चल जाएगा। तो ये था हाइगेन्स का प्रिंसिपल। ठीक है,
तो उसने क्या बोला था, जो पहला जो वेव फ्रंट है उसमें हर एक पॉइंट से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो वहां से एक वेवलेट जनरेट होता है। अब उन वेवलेट्स का जो टेंजेंट है उनको अगर हम मिला देंगे तो हमें नेक्स्ट जो वेव फ्रंट होगा उसका हमें पोजीशन शेप पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। हाइगन्स प्रिंसिपल states that every point on a wave front acts as a source of secondary spherical wavelets, माने ये जो secondary spherical wavelets है, and the new wave front is the tangent to these wavelets. It explains the propagation of wave fronts in wave motion. ठीक है, इस तरह से जो वेव फ्रंट्स हैं ये धीरे धीरे आप देखोगे ना, जो पानी में भी अगर आप पत्थर डालते हो तो वो बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, तो इस तरह से वेव प्रोपागेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, a wave is represented by y of x3 equals to 8 centimeter sine 10 radian by cm x minus 10 radian per second and t. Determine the amplitude and wavelength and angular frequency and velocity of the wave. तो हमारा जो वेव है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y is equal to a sin kx minus ओमेगा टी, इसमें दिया गया रहेगा। तो हमारा जो इक्वेशन दैट इज गिवन है वो क्या है, जो हमने लिखा हुआ है फ्रॉम द स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, सर यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी, y of xt इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो a की जगह पे 8 सेंटीमीटर है ना, k की जगह पे क्या है 10 रेडियन पर cm है, ओमेगा की जगह पे 10 रेडियन पर सेकेंड है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन से ही कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए होता है, ए का ऑलरेडी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें निकालना है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ हमें किस रिलेशन से मिलेगा, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज 2 पाई बाय k, है ना। देन 2 पाई बाय k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, सो 2 पाई बाय 10 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.628 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट यहाँ पे कंपैरिजंस निकल जाएगा, यहाँ पे है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हेन वी कंपेयर वी गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10 रेडियंस पर सेकेंड। नेक्स्ट है देखो वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाय के, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय के दैट इज इक्वल टू 10 बाय 10 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक फील्ड दिया है, इफ v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब x स्क्वायर, कैलकुलेट द ग्रेडियंट v एट पॉइंट 1, -2 एंड -1। हमें ग्रेडियंट कैसे निकालना है, पहले उसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो ये होता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला, डेल्टा v इक्वल्स टू डो v बाई डो x आई कैप प्लस डो v बाई डो y j कैप एंड डो v बाई डो z k कैप। तो ग्रेडियंट निकालने से पहले हमें इन तीनों का वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेट मी सॉल्व डो v बाई डो x, है ना, डो v बाई डो x, v का वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, सो वी कैन राइट 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब x स्क्वायर। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x को छोड़ के बाकी जो रहेगा वो सारे कांस्टेंट बन जाएंगे। सो पहला हो जाएगा 3y डो बाई डो y ऑफ डो बाई डो x ऑफ x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x वाला टर्म रहेगा ना, तो y क्यूब डो बाई डो x ऑफ x स्क्वायर, दोनों का ही वैल्यू 2x हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 3y एंड 2x माइनस दिस इज y क्यूब एंड 2x, y क्यूब इंटू 2x, तो ये बन जाएगा आपका 6xy माइनस 2x एंड y का क्यूब। यही निकला है देखो 6xy एंड माइनस 2x का क्यूब। सिमिलरली डो v बाई डो y का वैल्यू निकलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर x स्क्वायर। डो v बाई डो z का वैल्यू 0 निकलेगा, क्यों, क्योंकि जो v है इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन z, z का कोई भी वहां पे टर्म नहीं है। सो हम जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना 1, -2 एंड -1 पे ग्रेडियंट का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम डो वी बाई डो एक्स का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्स वाई की जगह पे यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर देंगे। सो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा डो वी बाई डो एक्स का, दैट इज इक्वल टू 4, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, देखो डो वी बाई डो वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे डो वी बाई डो वाई कैसे, 1 - 2 पुट कर देंगे एक्स और वाई की जगह पे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -9। अगेन डो वी बाई डो जेड तो ऑलरेडी हमने कर दिया है कि उसका वैल्यू आएगा 0। सो इन तीनों को जब हम पुट करेंगे किस इक्वेशन पे, दिस, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 4i कैप -9j कैप प्लस 0k कैप। 0 हम लोग लिखते नहीं है, सो ग्रेडियंट ऑफ v at a particular point will be 4i cap -9j cap। ठीक है, so I hope आपको समझ आया होगा। Let's move to the next question. State the Gauss divergence theorem and write the mathematical form। ठीक है, so Gauss divergence theorem क्या होता है, it states that the surface integral of a vector field over a closed surface is equal to the volume integral of the divergence of the field over the region enclosed by the surface। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, देखो ये आपका क्लोज्ड इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल, दिस वन, f is the vector field, n is the outward unit normal vector and ds, और ये किसके इक्वल है, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल del dot f vector field and dv। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस फॉर द मैटर वेव। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि जो पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दे आर एसोसिएटेड विथ ए वेव, और जो उसका वेवलेंथ होता है उस वेव का वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो लेट्स सी, डी ब्रोगली proposed that particles such as electrons exhibit wave like properties and the wavelength of a particle is inversely proportional to its momentum। and इसका mathematical form क्या था, यहाँ पे lambda is the wavelength, h is the Planck's constant, m is mass and v is the velocity of the particle। next देखो, the probability that a system can be in states represented by eigen functions psi1, psi2 and psi3 are 1/2, 1/3, 1/4 respectively। Write the wave function for the system if the energy eigenvalues for the given state are 2 eV, 3 eV and 4 eV respectively, then find the energy expectation value। ठीक है, पहले हमें वेव फंक्शन लिखना है, फिर एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो द गिवन प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है, P1, P2, P3 ले लेते हैं। P1 is equal to 1/2, P2 1/3 and P3 is equal to 1/4, राइट। ओके, सो ये टोटल प्रोबेबिलिटीज हम निकालते हैं। अगर ये इक्वल टू 1 होता तब हम बोलते कि दैट इज नॉर्मलाइज्ड, बट क्योंकि वो 1 के इक्वल नहीं है तो किसके इक्वल है, दैट इज 13/12। तो हमें जो कोफिशिएंट्स है उनको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जो हम नॉर्मलाइज करते हैं कैसे करेंगे, सपोज फर्स्ट कोफिशिएंट निकालते हैं, तो 1/2 बाय 13/12 का रूट, जिसका वैल्यू आएगा √6/13। नेक्स्ट C2 को ऐसे ही करेंगे, 1/3 डिवाइडेड बाय 13/12 टोटल का रूट, जिसका वैल्यू आएगा 4/13, है ना। C3 क्या हो जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाय 13/12 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 3/13 का स्क्वायर रूट। डन। अब जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स है उसके प्लेस में लिख देंगे C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3। तो वहां से कोफिशिएंट्स मिल गए, ये डिफरेंट डिफरेंट हमने लिख दिया, तो टोटल जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो का फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट इज एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। देखो एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा आई सी आई का स्क्वायर एंड ई आई। ये क्या होता है, सी आई की जगह पे 1 2 3 ले सकते हो। सो C1 का स्क्वायर E1 प्लस C2 का स्क्वायर E2 प्लस C3 का स्क्वायर E3। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी C1 C2 C3 कैलकुलेट करा हुआ है, और उसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो पहला आएगा 6/13 इंटू 2, देन आएगा 4/13 इंटू 3 प्लस 3/13 इंटू 4। डन।
इसका अगर वैल्यू निकालेंगे 12/13, 12/13, 12/13, टोटल आ जाएगा 36/13, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्सन इन लेजर? ओके, लेट अस डिस्कस। एक लेजर या फिर आप बोलो एमिशन, एमिशन होने के लिए क्या होता है, एक पार्टिकल को एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आना पड़ता है ना। मान लो दिस इज हायर एनर्जी लेवल E2 एंड दिस इज लोअर एनर्जी लेवल E1। एक पार्टिकल ऑलवेज चाहता है कि वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में ही रहे। ठीक है, तो जब भी हायर एनर्जी लेवल पे पार्टिकल रहता है वो ज्यादा से ज्यादा 10⁻⁻8 सेकेंड्स तक ही वहां रह सकता है। तो वो उसके बाद क्या होता है, वो अपने आप E1 पे आ जाता है। E1 पे जब आ जाता है तो एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, हमें अगर ज्यादा एनर्जी का मैंने रिलीज चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो पार्टिकल्स है उनको ज्यादा देर तक यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो पहले क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन E1 is greater than number of particles in E2, but हमें लेजर एक्शन के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन N2 should be greater than number of particles in N1। क्यों? ताकि हमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, है ना। सो इसको करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं डिफरेंट जिनको हम लोग पंपिंग बोलते हैं। ओके, so let's see, population inversion is a condition in which the number of atoms or molecules in an excited state exceeds those in the ground state। यूजुअली हमारे ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होते हैं, जो एक्साइटेड स्टेट में कम रहता है, बट जब ऐसा कंडीशन आएगा जब हमारे एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एटम्स होंगे और जो ग्राउंड स्टेट में उसके कंपैरेटिवली कम एटम्स होंगे, ऐसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। इट इज एसेंशियल फॉर लेजर एक्शन as it enables stimulated emission to dominate over absorption, allowing amplification of light। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। ओके, सो क्वेश्चन 10 क्या है, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन इससे पहले हम जो डिस्कस किए थे कि जब अपने आप आ जाता है ना एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट में, तब जो एनर्जी रिलीज होता है, तो यह तब जो एमिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, देखो ठीक है, ये पार्टिकल है जो अपने आप ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, मिनिमम वो 10⁻, मैक्सिमम वो 10⁻⁻8 सेकेंड्स तक ही रह सकते हैं। जब वो एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तब जो एमिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। डन। अब क्या हो रहा है ना कि देखो जो पार्टिकल है वो E2 पे है, अब वो खुद से नहीं आ रहा, हम जब एक फोटोन यहाँ पे डालते हैं ना तो वो रिएक्ट करता है एंड अगेन, जिसके वजह से जो पार्टिकल है वो E2 से E1 पे आता है, रिलीजिंग हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस टाइप के एमिशन को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल सोर्स के वजह से वो एमिशन होता है, इसीलिए हम उसको नाम देते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। डन। Spontaneous emission occurs naturally when an excited atom returns to a lower energy state emitting a photon randomly in direction and phase। ठीक है, and stimulated emission happens when an incoming photon causes an excited atom to emit a second photon identical in phase, energy and direction। This is essential for laser action। laser action के लिए हमें stimulated जो emission है वो important होता है।
एंड यहाँ पे क्या होता है, जो फोटोन हम एनर्जी डालते हैं ना, तो जो नेक्स्ट फोटोन निकलता है वो सेम आइडेंटिकल होता है इन फेज, डायरेक्शन एंड एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। आई होप ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। इतना आप लिखोगे आपको आराम से 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।